नीचे प्रस्तुत है अकबर कुत्ते को दूध पिला रहा था विषय पर आधारित 5000 शब्दों की एक विस्तृत कथा। प्रस्तावना। इतिहास की परतों में ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्होंने हमें जीवन के गूढ़ अर्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिचित कराया है। मुगल सम्राट अकबर का नाम ही दया, न्याय और उदारता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा ही अद्वितीय प्रसंग सामने आता है जब अकबर अपने दरबार की रौनक से परे निकलकर एक साधारण कुत्ते के प्रति करुणा का प्रदर्शन करते हुए उसे दूध पिला रहे थे। यह कथा न केवल उनके महान हृदय का परिचय कराती है बल्कि जीवन के प्रति उनके अदम्य प्रेम, दया और सहानुभूति की भी झलक दिखाती है। यह कहानी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है एक ऐसे दौर का चित्रण जहां सत्ता और दया का अद्भुत संगम हुआ और इतिहास के पन्नों में एक अनुपम स्मृति अंकित हुई। आइए इस कथा में हम समय के उस परिदृश्य में गोता लगाएं जहां अकबर की दरबार की चमकदमक के बीच भी मानवता की गूढ़ अनुभूतियां खिल उठीं। अकबर और उनका उदार हृदय। अकबर, जिन्हें उनकी दयालुता और अद्वितीय नीतियों के लिए जाना जाता है, ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के हर प्राणी को सम्मान और प्रेम मिले। उनके शासनकाल में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए जिससे न केवल मानवीय संवेदनाएं जागृत हुईं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना भी प्रबल हुई। इस कथा का मूल भाव इसी दया और सहानुभूति में निहित है। दरबार में अक्सर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते थे, परंतु अकबर के दिल में एक विशेष स्थान था, वह स्थान जिसने उन्हें सिखाया कि मानवता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। उनके विचारों में सभी जीव जंतु समाविष्ट थे। उनके इस दृष्टिकोण का प्रमाण हमें उस दिन मिलता है जब वे एक भूखे कुत्ते के प्रति करुणा दिखाने निकले। उस दिन की घटना जहां उन्होंने न केवल अपने दिल की गहराइयों से दया का परिचय दिया बल्कि यह भी दिखाया कि सत्ता का सही अर्थ केवल शक्ति में नहीं बल्कि करुणा में भी निहित होता है। कुत्ते की कहानी। दरबार के पिछवाड़े एक छोटा सा क्षेत्र था जहां आमतौर पर गरीब और जरूरतमंद प्राणी अपना जीवन यापन करते थे। उसी क्षेत्र में एक भोला भाला कुत्ता रहता था जिसकी भूख और अकेलेपन ने उसे दरबार के भीड़-भाड़ से दूर कर दिया था। वह कुत्ता अक्सर खाली पेट और भूखेपन के कारण आसपास की गलियों में भटकता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती थी, मानो वह किसी अज्ञात पीड़ा का शिकार हो। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में व्यस्त थे, उन्हें दरबार के एक नासमझ कर्मचारी के माध्यम से यह खबर मिली कि बाहर एक कुत्ता गंभीर भूख की चपेट में है। सुनते ही अकबर के हृदय में एक अद्भुत करुणा की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस कुत्ते की सहायता की जाए। इस आदेश से उनके दरबार में एक नई उमंग और उत्साह की लहर फैल गई क्योंकि उनके सम्राट ने यह संदेश दे दिया था कि कोई भी जीव असहाय नहीं रह सकता। दया की पहली बूंद दूध का आयोजन। अकबर ने अपने निजी रसोइयों और सेवकों से आग्रह किया कि उस भूखे कुत्ते के लिए दूध का विशेष प्रबंध किया जाए। दूध, जो कि पोषण और जीवन शक्ति का प्रतीक था, उसे इस कुत्ते तक पहुंचाने का आदेश दिया गया। एक नौजवान सेवक जो सम्राट के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, ने तुरंत यह काम संभाला। वह दूध का एक विशेष पात्र लेकर कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्ते ने पहले तो संदेह भरी नजरों से उस पात्र को देखा, परंतु धीरे धीरे उसकी भूख और उम्मीद ने उसे उस दान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अकबर के द्वारा यह आदेश एक बार फिर से साबित कर गया कि दया का दायरा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। इस सरल परंतु प्रभावशाली कार्य ने न केवल कुत्ते के जीवन में उजाला भर दिया बल्कि दरबार में उपस्थित सभी लोगों के मनों में भी सहानुभूति की भावना को जागृत कर दिया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि सत्ता का वास्तविक मूल्य उसकी करुणा में निहित है। दरबार में चर्चा और प्रतिक्रिया।
दरबार में उपस्थित विद्वान, कवि और कलाकार इस अद्भुत घटना पर चर्चा करने लगे। उनके बीच यह चर्चा उभरकर सामने आई कि एक सम्राट का असली शौर्य केवल उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसके अंदर की दयालुता में निहित है। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से दया करता है तो वह सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील रहता है। दरबार के बुजुर्ग सलाहकार भी इस बात पर सहमत थे कि यह कार्य समाज में एक नई दिशा का संकेत है। उन्होंने कहा कि अब से यह शासन केवल युद्ध और सत्ता के लिए नहीं, बल्कि मानवता, सहानुभूति और दया के लिए भी प्रेरणा बनेगा। इसी क्रम में दरबार में एक कविता रची गई जो आज भी मुगल काल की अनमोल स्मृतियों में से एक मानी जाती है। उस कविता में सम्राट अकबर की दया और करुणा का सुंदर वर्णन किया गया है, जिससे आने वाले सभी पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। समय के साथ बदलते विचार और प्रभाव। यह घटना केवल एक पल की दया नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक देखने को मिला। अकबर के इस कार्य ने राज्य के प्रत्येक नागरिक में करुणा और मानवता का संदेश फैला दिया। गांव देहात के लोग, दरबार के उच्चाधिकारी और यहां तक कि विदेशी यात्री भी इस घटना की चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि यह दिन अकबर की शासन व्यवस्था में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। जहां पहले सत्ता और साम्राज्य की भव्यता का ही जिक्र होता था, वहीं अब दया और सहानुभूति की भी कहानी जुड़ गई थी। यह घटना समाज के हर वर्ग में एक नई सोच का संचार लेकर आई, जिसमें किसी भी जीव के प्रति दया और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। समय के साथ यह कथा लोक कथाओं और कविताओं का हिस्सा बन गई। लोगों ने इसे अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में अपनाया, जिससे समाज में भाईचारे, दया और सहानुभूति की भावना मजबूत हुई। इस घटना ने न केवल अकबर के व्यक्तित्व को निखारा, बल्कि संपूर्ण समाज में एक नई चेतना का संचार किया। अकबर का निजी मनन। दरबार की हलचल से कुछ पल दूर सम्राट अकबर अपने निजी चिंतन में भी डूबे रहते थे। रात की चांदनी में जब वे अकेले अपने बाग में टहलते तो उन्हें उस कुत्ते की याद आती जिसने उनके दिल में करुणा की गहराई को छू लिया था। उनके मन में प्रश्न उठते कि यदि एक साधारण जीव भी इतनी दया और प्रेम से भरपूर हो सकता है तो मनुष्य क्यों न हो। इस विचार ने उन्हें प्रेरित किया कि वह अपने शासन में ऐसी नीतियां अपनाएं जो सभी जीवों के प्रति समान सहानुभूति और दया का संचार करें। उनके इस विचार ने उनके शासनकाल को और भी उज्ज्वल बना दिया, जहां न्याय, दया और सहिष्णुता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उनकी यह सोच बाद में उनके अन्य सुधारों में भी झलकने लगी, जिससे उनके राज्य में सामाजिक न्याय और समानता की भावना मजबूत हुई। कुत्ते का जीवन और बदलाव। कुत्ते के जीवन में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। पहले जहां उसकी भूख और अकेलेपन ने उसे निराशा में डूबा दिया था, वहीं अब उसके जीवन में आशा की किरण जल उठी थी। धीरे धीरे वह कुत्ता उस क्षेत्र का एक प्रतीक बन गया जो बताता था कि दया का कोई भेदभाव नहीं होता। गांव के लोग उसे दयालु कुत्ता कहकर पुकारने लगे। उसके चारों ओर एक विशेष माहौल बन गया था, जहां लोग उसे देखने आते और उसकी कहानी से प्रेरणा लेते। यह कथा उन सभी के लिए एक सीख बन गई कि यदि एक सम्राट भी अपने दिल की गहराइयों से दया दिखा सकता है, तो आम इंसान भी अपने जीवन में करुणा और प्रेम को अपना सकता है। कुत्ते ने भी धीरे धीरे अपनी भूख मिटाई और उसके जीवन में भी स्थिरता आई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकने लगा था। समाज में दया का प्रभाव। अकबर द्वारा किया गया यह सरल सा कार्य समाज में एक व्यापक परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक बन गया। दरबार से लेकर आम जनता तक हर किसी के दिल में दया और सहानुभूति की नई भावना जागृत हुई।
इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि हम किसी भी जीव के प्रति प्रेम और दया रख सकें तो समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण स्वयं ब स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। समाज में यह परिवर्तन धीरे धीरे देखा जाने लगा। लोग अब अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति सजग हो गए थे। पशु चिकित्सा, पशुपालन और अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी सुधार हुए। कई लोगों ने अपने घरों में पालतू जानवरों को अपनाना शुरू किया और उन्हें सम्मान और प्यार दिया जाने लगा। इस परिवर्तन ने समाज के हर वर्ग में एक सकारात्मक संदेश फैलाया, जिसने लोगों को न केवल अपने अंदर की दया जागृत करने में मदद की, बल्कि समाज में एक नया अध्याय भी लिखा। कला, साहित्य और इस घटना का प्रतिबिंब। सम्राट अकबर का यह कार्य कला और साहित्य के क्षेत्र में भी गहराई से प्रतिबिंबित हुआ। कवियों ने इस घटना पर आधारित कई कविताएं और रचनाएं रचीं, जिनमें दया, करुणा और मानवता के महत्व का सुंदर वर्णन किया गया। कलाकारों ने इस भाव को चित्रित करने के लिए अद्भुत चित्र बनाए, जो आज भी मुगल कला के उत्कर्ष का प्रमाण माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कहा कि यह चित्रण न केवल एक घटना का दस्तावेज है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि दया का प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार अकबर के उस पल ने कला के क्षेत्र में भी एक नई दिशा दिखाई, जहां कलाकारों ने अपने कार्यों के माध्यम से समाज में दया और प्रेम का संदेश फैलाया। साहित्यकारों ने इस घटना को एक प्रेरणादायक कथा के रूप में लिखा, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि जीवन में दया और सहानुभूति सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी रचनाओं में यह संदेश हमेशा उजागर रहता है कि यदि हम अपने जीवन में दया को स्थान दें, तो हमारा समाज और भी सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध बन सकता है। राजनीतिक और सामाजिक बदलाव। इस घटना के बाद अकबर के शासन में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ। उनके प्रशासन ने पशुओं के प्रति सहानुभूति और दया की नीति को अपना लिया। सरकारी स्तर पर पशु कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए, जिससे न केवल पशुओं का जीवन सुधारने में मदद मिली, बल्कि समाज में एक नई चेतना का संचार भी हुआ। सरकारी नीतियों में पशु सुरक्षा, पशु चिकित्सा और पशुपालन के मानकों को बढ़ावा दिया गया। इससे समाज के गरीब वर्ग और उन क्षेत्रों में जहां पशुओं के प्रति उपेक्षा होती थी, वहां सुधार की नई उम्मीद जगी। इस प्रकार अकबर के उस एक कार्य ने एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, जिसने आने वाले समय में समाज में सहानुभूति, न्याय और समानता की भावना को प्रबल किया। अकबर के अनुयायी और उनके कार्य। सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके अनेक अनुयायी थे, जिन्होंने उनके आदर्शों को अपनाया और उनका पालन किया। उनके दरबार में मौजूद दानी, विद्वान और धार्मिक संत भी उनके इस कार्य से प्रेरित हुए। इस प्रेरणा के चलते उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में दया और करुणा के संदेश को फैलाना शुरू किया। कुछ अनुयायियों ने पशुओं के कल्याण के लिए विशेष संगठन बनाए, जहां पशुओं की देखभाल और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। इन संगठनों का उद्देश्य था कि समाज के प्रत्येक जीव को सम्मान और सुरक्षा मिले। यह संगठन धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले गए, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग में दया और सहानुभूति के संदेश को जीवंत किया। इन कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि एक सम्राट भी अपने दिल की गहराई से दया दिखा सकता है, तो आम मनुष्य भी उसी भावना से भर सकता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में एक ऐसी चेतना फैल गई, जहां प्रत्येक प्राणी के प्रति आदर और प्रेम का भाव नया जीवन लेता रहा। शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन। अकबर के शासन में शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस दया और सहानुभूति के संदेश ने न केवल प्रशासनिक नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया। स्कूलों और महाविद्यालयों में यह संदेश फैलाया गया कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है।
शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं में इस घटना की चर्चा की और बच्चों को यह सिखाया कि किसी भी जीव के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार युवा पीढ़ी में भी एक नई सोच का संचार हुआ, जिसने उन्हें अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति सजग और संवेदनशील बनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोकगीतों में भी इस घटना का वर्णन हुआ, जिससे समाज में दया और करुणा की भावना को एक नई पहचान मिली। धार्मिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक शिक्षा। मुगल सम्राट अकबर की नीतियां धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक ज्ञान से भी परिपूर्ण थीं। उनके शासन में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच सद्भावना बनी रहती थी। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि सभी प्राणी परमात्मा के अंश हैं और उनमें भी दिव्यता का प्रकाश विद्यमान है। इस दयालु कार्य ने धार्मिक गुरुओं और संतों में भी एक नई उमंग भर दी। उन्होंने इस घटना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान और दया की महिमा का प्रमाण है। उनके उपदेशों में भी यह संदेश मिलता है कि यदि हम अपने जीवन में दया का संचार करें, तो हम न केवल अपने आप को बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक समय में प्रभाव। समय बीतने के साथ अकबर के इस कार्य की गाथा मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। आधुनिक युग में भी जब लोग इस कथा को सुनते हैं तो उनमें एक अद्भुत प्रेरणा का संचार होता है। कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इस घटना का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। साहित्यकार, इतिहासकार और शोधकर्ता अकबर के इस कार्य पर अपनी अपनी रचनाओं में प्रकाश डालते रहे हैं। उनके अनुसार यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता का माप शक्ति या सत्ता में नहीं, बल्कि दया, करुणा और प्रेम में निहित होता है। आधुनिक समाज में, जहां तेजी से बदलते समय के साथ मानवता के मूल्य भी परख में आ जाते हैं, वहां यह कथा हमें याद दिलाती है कि दया का प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जीवन के प्रतीक के रूप में दूध। इस कथा में दूध का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक महत्व है। दूध को जीवन शक्ति, पोषण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अकबर द्वारा कुत्ते को दूध पिलाने का कार्य न केवल कुत्ते के प्रति दया का प्रदर्शन था, बल्कि यह जीवन के प्रति उनकी शुद्ध भावनाओं का भी संकेत था। दूध, जो माँ का आंचल है, वह यहाँ पर उस कुत्ते के जीवन में एक नई उम्मीद का संचार करने वाला अमृत बनकर उभरा। दरबार में इस घटना के बाद दूध के महत्व पर चर्चा हुई। विद्वानों ने कहा कि जैसे दूध से शरीर को पोषण मिलता है, वैसे ही दया से आत्मा को शक्ति मिलती है। यह संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा, जिसने लोगों को यह सिखाया कि दया का रस जीवन में अमृत की तरह बहता है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को मधुर बना देता है। प्रेरणा के स्रोत के रूप में अकबर। सम्राट अकबर का यह कार्य आज भी उन महान नेताओं के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने शासन में दया, न्याय और सहानुभूति की मिसाल कायम की। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज के कई नेताओं और समाज सुधारकों ने भी अपने कार्यों में इस भावना को आत्मसात किया। उनके इस कार्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि हम अपने दिल में दया को स्थान दें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दरबार में हुई इस घटना ने अकबर को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया, जो न केवल सत्ता के धनी थे, बल्कि मानवता के पुजारी भी थे। उनके अनुयायी और समकालीन भी इस बात पर गौर करते थे कि एक सच्चे नेता का मूल्यांकन उसके दिल की गहराई से किया जाना चाहिए, न कि केवल उसकी सैन्य या राजनीतिक उपलब्धियों से। सामाजिक न्याय और दया की नई परिभाषा। अकबर का यह कार्य समाज में सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा स्थापित करने वाला था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल कानूनों के क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि दया,
सहानुभूति और प्रेम के संचार से भी पूरा होता है। उनके शासन में जो भी निर्णय लिए जाते थे, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई भी जीव असहाय न रहे। इस दयालु कार्य से समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने यह समझा कि सामाजिक न्याय का मूल आधार है दया। चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या किसी भी वर्ग से हो, हर किसी के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए। इस विचार ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया, जिसने लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना को और भी प्रबल किया। एक सीख और संदेश। अंततः यह कथा हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देती है कि सच्ची महानता का मूलमंत्र दया है। अकबर द्वारा कुत्ते को दूध पिलाने का कार्य यह संदेश देता है कि जीवन में दया का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। इस संदेश ने न केवल उनके समय में, बल्कि आने वाले वर्षों में भी लाखों दिलों को छू लिया। जब हम आज इस कथा को पढ़ते हैं, तो हमें यह याद रहता है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमें हमेशा दया और सहानुभूति का मार्ग अपनाना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर जीव में एक अद्भुत क्षमता होती है, जो उसे जीने का अधिकार देती है। यदि हम उस क्षमता को पहचानें और उसका सम्मान करें, तो हमारा समाज और भी समृद्ध और सुंदर बन सकता है। कविता दया का अमृत। इस घटना पर आधारित कई कविताएं और गीत रचे गए, जिनमें दया और करुणा के रस का वर्णन किया गया। एक प्रसिद्ध कविता में कहा गया, जहां दया की बूंदें गिरती हैं, वहां जीवन का अमृत बहता है। अधरों पर मुस्कान छा जाती है, दिलों में प्रेम का दीप जलता है। यह कविता आज भी उन दिनों की याद दिलाती है, जब एक सम्राट ने एक साधारण कुत्ते के प्रति करुणा का प्रदर्शन किया था। उस कविता में दया का संदेश न केवल एक प्रेरणा थी, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम और सहानुभूति का संचार भी करती थी। अंतिम चिंतन और आधुनिक समाज में प्रासंगिकता। आज के समय में, जब तकनीक और आधुनिकता ने जीवन के हर पहलू को छू लिया है, तब भी हमें अकबर की यह कथा याद दिलाती है कि इंसानियत का असली सार दया में निहित है। आधुनिक समाज में भी, जहां प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा और स्वार्थ का बोलबाला है, वहां एक साधारण कुत्ते के प्रति करुणा दिखाने वाला कार्य एक उज्ज्वल उदाहरण है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी छोटी छोटी दयालुता ही सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। चाहे वह एक अनजान कुत्ता हो या कोई अन्य असहाय जीव, उनका भी जीवन महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि दया का प्रकाश हर अंधेरे को चीरकर निकल आता है, और यही सत्य हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाता है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान और मानवता की विजय। अकबर के इस कार्य ने न केवल तत्कालीन समाज में एक नई चेतना जगाई, बल्कि आने वाले वर्षों में भी यह कथा एक प्रेरणा के रूप में जीवित रही। कला, साहित्य और संस्कृति में इस घटना की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे लोगों ने अपने जीवन में दया और सहानुभूति को अपनाया। समाज में इस घटना ने यह संदेश फैलाया कि यदि हम अपने भीतर की करुणा और दया को पहचानें, तो हम किसी भी सामाजिक बुराई और अन्याय का सामना कर सकते हैं। यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में दया ही सबसे बड़ा हथियार है, जो न केवल समाज को बदलता है, बल्कि मनुष्य के भीतर की शुद्धता और प्रेम को भी उजागर करता है। समापन। इस प्रकार अकबर कुत्ते को दूध पिला रहा था कि यह कथा न केवल इतिहास की पन्नों में एक सुनहरी याद के रूप में अंकित होती है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन में दया, करुणा और मानवता के महत्व को उजागर करती है। अकबर का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक सत्ता में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में निहित दया और प्रेम में होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा दया का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।
क्योंकि अंत में दया ही वह अमृत है जो जीवन को सार्थक और सुंदर बना देता है। आज जब हम अतीत की उन सुनहरी यादों को संजोते हैं तो हमें यह भी याद आता है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। चाहे वह सम्राट हो या एक साधारण कुत्ता, प्रत्येक जीव को जीवन जीने का अधिकार है। और इसी अधिकार की रक्षा के लिए हमें अपने दिलों में दया और सहानुभूति को हमेशा उजागर रखना चाहिए। विस्तृत विश्लेषण और आधुनिक संदर्भ में संदेश। जब हम इस कथा के आधुनिक संदर्भ पर विचार करते हैं तो हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। एक, सामाजिक समावेशन। अकबर के समय में भी इस कार्य ने समाज में समावेशन की भावना को बढ़ावा दिया। आज के समय में भी हमें समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चाहे वह गरीब हो या अमीर, प्रत्येक व्यक्ति और जीव को समान सम्मान मिलना चाहिए। 2, मानवता और पशुपालन। इस घटना ने पशुओं के प्रति मानवीय संवेदनाओं को भी पुनर्जीवित किया। आज के दौर में पशुपालन और पशु कल्याण को लेकर अनेक नियम बनाए गए हैं जो इस कथा की प्रासंगिकता को दर्शाते हैं। 3, शिक्षा और सामाजिक चेतना। अकबर के इस कार्य से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आए। बच्चों को दया, सहानुभूति और मानवता के महत्व की शिक्षा दी गई, जिससे आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। 4, राजनीतिक नैतिकता। एक नेता के रूप में अकबर ने यह सिद्ध कर दिया कि नैतिकता और दया के बिना सत्ता अधूरी है। आधुनिक राजनीति में भी नैतिकता का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5, आध्यात्मिकता और आंतरिक विकास। इस कथा ने यह दिखाया कि आध्यात्मिक विकास केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं बल्कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी दयालुता में भी निहित होता है। दया, सहानुभूति और प्रेम के भाव से जीवन में आध्यात्मिक संतुलन आता है जो मनुष्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। अनुभवों का संगम। एक आत्मकथा जैसा अनुभव। जब मैंने पहली बार इस कथा के बारे में सुना तो मेरे दिल में एक अजीब सी सुकून और प्रेरणा की अनुभूति हुई। मुझे याद है कि कैसे मेरे गुरुजी ने यह कथा सुनाई थी और बताया था कि कैसे एक महान सम्राट ने अपने जीवन में दया का महत्व समझा। उनके शब्दों में एक नई ऊर्जा थी जो मेरे अंदर भी दया और सहानुभूति के भाव को जगाने लगी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं भी अपने जीवन में दया और करुणा को प्राथमिकता दूंगा, चाहे वह किसी भी जीव के प्रति हो। मैंने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि मैं कभी किसी की अनदेखी नहीं करूंगा। इस घटना ने मेरे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां मैंने यह समझा कि दया ही जीवन का वास्तविक सार है। समय के साथ मैंने देखा कि समाज में भी धीरे धीरे यह सोच फैल रही है। छोटे छोटे कार्य जैसे कि एक भूखे जीव को भोजन या दूध देना समाज में एक बड़ी परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। यह अनुभूति मुझे आज भी उस दिन की याद दिलाती है जब अकबर ने बिना किसी भेदभाव के दया का प्रदर्शन किया था। अकबर का शासनकाल। एक विस्तृत दृष्टिकोण। अकबर के शासनकाल में केवल युद्ध या प्रशासनिक सुधारों का ही नहीं बल्कि दया, सहानुभूति और मानवता का भी समावेश था। उनके दरबार में निर्णय बहुत सुंदर। अब लीजिए उसी कथा अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की 9वीं कड़ी। इस भाग में हम देखेंगे कि आपदा के बाद नया विश्वास कैसे साम्राज्य में नई भूराजनीतिक चुनौतियां खड़ी करता है और अकबर बीरबल फिर किस तरह अपनी बुद्धि और सूझबूझ से एक साजिश को उजागर करते हैं। इसे भी 8 अध्यायों में बांटकर सुनाता हूं। अध्याय 1, नदियों के उस पार। सिंधु और गंगा की संधि के बाद साम्राज्य की समृद्धि सुनकर पड़ोसी राज्य महासिंहगढ़ के राजा भी जलमार्ग पर अधिकार चाहते थे। दरबार में उनके जासूस ने सूचना दी,
अकबर की जलंधरें अब दक्षिणी व्यापार मार्ग तक पहुंच गई हैं। यदि इन्हें रोका न गया तो महासिंहगढ़ की बंदरगाहें वीरान हो जाएंगी। राजा महासिंह ने गुप्त दूतों को बुलाकर कहा, अगला हमला तलवार से नहीं, पानी की चालाकी से होगा। अध्याय 2 गुप्त छाया। रात के अंधेरे में कुछ नकाबपोश सिपाही जलाशयों के किनारे पहुंचे। कुछ ने गाद डाली तो कुछ ने पानी को दूषित करने वाले तेल और रसायन बहा दिए। सवेरे जब शहर के कुओं से पानी निकाला गया, गंध और रंग देखकर नगरवासियों में खलबली मच गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मिट्टी और पानी का परीक्षण कर कहा, जहां पानी दुर्गंध दे वहां कोई साजिश सांस ले रही है। अध्याय 3 सच्चाई का धागा। बीरबल ने नगर के चारों कोनों में जलगुप्तचर तैनात किए। 2 दिन बाद एक गुप्तचर ने सूचना दी कि दक्षिणी सीमा पर कुछ अजनबी संदिग्ध रात में गड्ढे खोदते पकड़े गए हैं। गिरफ्तार कर जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो उनका संबंध महासिंहगढ़ के सेनापति राजवीर सिंह से निकला। बीरबल ने अकबर से कहा, अब तलवार नहीं, दिमाग की बिसात बिछानी होगी। अध्याय 4 जलदूत योजना। बीरबल ने योजना बनाई। एक दूतावास भेजा गया महासिंहगढ़, जिसमें दरबार में जल व्यापार का न्योता दिया गया। साथ ही अपने गुप्त सैनिक भी उसी दल में भेजे। महासिंहगढ़ दरबार में जब अकबर के जलदूत पहुंचे, वहां सबने सोचा कि अकबर तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन उसी शाम अकबर की ओर से भेजे गुप्त सिपाही ने रात के वक्त राजवीर सिंह के कक्ष में से वो नक्शा चुराया जिसमें जलमार्ग दूषित करने के योजनाबद्ध स्थल बने थे। अध्याय 5 साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार बुलाया। वहां महासिंहगढ़ का दूत भी बुलाया गया। बीरबल ने उस नक्शे को सबके सामने रखते हुए कहा, सच्चाई पानी की तरह होती है, चाहे जितना ढंको ऊपर आ ही जाती है। महासिंहगढ़ का दूत सकपकाया। सबूत सामने देखकर महासिंह ने क्षमा मांगी और राजवीर सिंह को बंदी बना लिया। अध्याय 6 दरिया दोस्ती का विस्तार। अकबर ने परिपक्वता दिखाते हुए महासिंहगढ़ से युद्ध न कर एक नया जल प्रणय संधिपत्र रचा, जिसमें 3 शर्तें रखीं। 1 महासिंहगढ़ अपनी सीमा में पानी का संरक्षण करेगा। 2 अकबर की जल सेना को सहयोग देगा। 3 हर वर्ष जल महोत्सव में सम्मिलित होगा। दोनों दरबारों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। अकबर ने कहा, जहां जल है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं सहअस्तित्व। अध्याय 7 नए जल शिक्षा केंद्र। संधि के बाद अकबर ने महासिंहगढ़ के भीतर भी जल शिक्षा केंद्र खोलने का आदेश दिया। दोनों राज्यों के विद्यार्थी मिलकर जल संरक्षण और विज्ञान सीखने लगे। बीरबल ने कहा, जल का सच्चा सार वही जाने जो उसे केवल उपयोग की वस्तु नहीं, वरदान समझे। अध्याय 8 भविष्य की तैयारी। प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल से कहा, अब जल पर अधिकार नहीं, सौहार्द होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां हम पानी को साझा करेंगे वहीं हमारा इतिहास भी स्थायी रहेगा। और साम्राज्य में एक बार फिर दरिया बहने लगे, एक नई साँझ, नई सहमति और साझा समृद्धि के साथ। अगली कड़ी में देखेंगे जब एक रहस्यमय नीली झील की कथा अकबर बीरबल को ऐसी अनकही सच्चाइयों तक पहुंचाती है जिसे कोई दरबार जानता तक नहीं था। अगर चाहो तो मैं अगला भाग भी लिख दूं अभी। बताओ। नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की 8वीं कड़ी प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि दरियादोस्ती संधि से कैसे साम्राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और फिर एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा ने उसका असली इम्तिहान लिया। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है।
अध्याय 1 समृद्धि के साक्षी। दरिया दोस्ती संधि के पश्चात सिंधु से गंगा तक पानी की उपलब्धता नियमित हुई। नहरों पर नए चक्रवात बने, काश्तकारों की उपज दोगुनी हुई और बाजारों में अनाज, कपास, रेशम व मसालों का व्यापार चरम पर पहुंच गया। अकबर ने आनंदित स्वर में कहा, यह तो साम्राज्य की नब्ज में ठहराव नहीं, धड़कनों का स्वर मिलाजुला संगीत है। बीरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, जब हर बूंद में सामूहिक विश्वास हो तो सूखे में भी हर मन को हरियाली दिखती है। अध्याय 2 जलचालित उद्योग। नैरोगम, बुनाई, कागज निर्माण और जलचक्की जैसी कारखाने खुलने लगे। प्रत्येक कारखाने के पास जलमित्र शिक्षक नियुक्त थे, जो पानी के सदुपयोग और पुनर्चक्रण का प्रशिक्षण देते। अकबर ने इन उद्योगों को जल निर्मित कल्याण का नाम दिया और राजकीय अवकाश देकर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित किया। बीरबल ने कहा, व्यापार में दीर्घजीविता वे पाएंगे जो पानी को खरीदकर नहीं बल्कि सहेजकर प्रयोग करेंगे। अध्याय 3 संस्कृति का संगम। राजधानी में एक दरिया दोस्ती महोत्सव आयोजित हुआ, जहां सिंधु, गंगा और यमुना आदि नदियों के प्रतीकों में लोकनृत्य, जलकाव्य और संगीत प्रस्तुति हुई। दूर दूर से यात्रियों ने पानी की सुंदरता का गुणगान किया। महोत्सव में अकबर ने जलचक्र पर स्वर्ण पदक वितरित किया और बीरबल ने अपनी कविता में लिखा, जहां चक्र घूमे जीवन खिल उठे, जहां संग मेल सूखा भी मुस्काए। अध्याय 4 अल्पविश्वास का अंधेरा। 1 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग भूले कि पहले कितनी कठिनाइयां थीं। कुछ क्षेत्र नालियां साफ न करने लगे, बांधों की मरम्मत टलने लगी। जमींदारों ने खर्च कटौती की, नगरवासियों ने पानी व्यर्थ बहने दिया। अकबर बीरबल ने शिकंजा कसने का निर्णय लिया, चूंकि पानी का अल्पविश्वास सूखे की चिता जलाता है। अध्याय 5 आसन्न खतरा। अचानक मानसून के मौसम में पूर्वी पर्वतमाला में असामान्य भारी वर्षा हुई। पहाड़ों से तलछट और मलबा बहकर नदियों को संकरे गढ़ने लगे। बांधों पर दबाव बढ़ा, कई गांवों में नदियां उफान पर थीं। बीरबल ने संकट को भांपते हुए कुशलता से संदेशवाहकों को भेजा और आपात निरीक्षण दल तैनात किया। अध्याय 6 प्रलय की विभीषिका। एक रात नदियां बांधों को तोड़ते हुए गांव में प्रवेश कर गईं। सैकड़ों मकान बह गए, खेत खलिहान डूबकर लबालब कीचड़ से भर गए, जीव जंतु सुरक्षित ठिकानों की खोज में भाग रहे थे। अकबर ने प्रार्थनालय में स्वयं सेवा की, मटके भरकर पीने का पानी बांटा, घायल ग्रामीणों को राजकीय वैद्यशाला पहुंचाया। बीरबल ने जलगुलाम रेजिमेंट को मोर्चे पर भेजकर तटबंधों को फिर से जोड़ने का कार्य शुरू कराया। अध्याय 7 पुनर्निर्माण की राह। प्रलय के बाद संगठित प्रयासों ने ध्वस्त बांधों को पुनः खड़ा किया। मिस्त्री रोहित ने जलाशयों के आसपास सघन रोपण कराया। बीरबल ने नए जल संरक्षण कोड लागू किए, जिनमें प्रत्येक गांव को क्षेत्रीय बांध तंत्र स्वयं संचालित करने का प्रावधान था। अकबर ने पुनर्निर्माण में सहभागी हर श्रमिक को चांदी की मोहर प्रदान की और कहा, यह इन मोहरों से नहीं, इन हाथों की मेहनत से याद रखो। अध्याय 8 सशक्त विश्वास। प्राकृतिक आपदा के बाद भी साम्राज्य ने अपनी धड़कन नहीं खोई। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हमने बांधों को सहारा दिया, कल हमें अपनी चेतना को भी संबल देना है। बीच में बीरबल ने स्मरण कराया, जल जैसा संवेदनशील सामूहिक विश्वास भी उतना ही नाजुक है, पर साथ रहेगा तो हर दुख पिघल जाएगा। और इस तरह दरिया दोस्ती संधि के नए युग ने न केवल पानी बल्कि अटूट मानवीय साहचर्य की मिसाल कायम की। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर बीरबल इस सामूहिक शक्ति को आने वाले भूराजनीतिक। नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की 7वीं कड़ी प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे साम्राज्य की जल शिक्षा लहर पर धीरे धीरे बाहरी शक्तियां भी नजर रखती हैं,
और अकबर बीरबल ने तलवार और कूटनीति दोनों से उसे बचाने का मार्ग निकाला। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 नदी पर निगाहें। जल शिक्षा मिशन ने सिर्फ साम्राज्य के भीतर ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी हलचल मचा दी थी। तटीय और बसे जलदुर्ग सिंहपुर के सिंहासन पर बैठे रथवीर बादशाह ने चुपके से आदेश भेजा कि यह अकबर का पानी बंदरगाह तक ले जाने की योजना अमूल्य व्यापार का मार्ग काट देगी। कुछ दिन बाद सिंधु नदी पर लगे नए बांधों में अचानक दरारें दिखीं, जिससे पानी का बहाव जोखिम में पड़ गया। अध्याय 2 भय का पर्दा। गांवों और कस्बों में पानी धीमा होने लगा। किसान फिर से परेशान, व्यापारी टूटते सौदों की शिकायतें लेकर अकबर के दरबार में आने लगे। बीच में बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जब तक स्रोत सुरक्षित न हो तब तक शाखाओं को भी बचाए रखना मुश्किल है। अकबर ने तुरंत संदेशवाहकों को भेजा, जो पानी के प्रमुख बांधों तक पहुंचे, पर वहां उन्हें ताले टूटे हुए और रस्से कटे मिले। अध्याय 3 बीरबल का अन्वेषण। बीच में बीरबल, रोहित मिस्त्री और गुप्तचर गुलाम मोती के साथ उस बांध पर पहुंचे। उन्होंने मिट्टी के नमूने लिए, टूटे हुए इंच की पड़ताल की और पता लगाया कि इंद्रियांतक जड़ी बूटियों से माटी ढीली की गई थी। साफ जाहिर था, कोई जानबूझकर उसे कमजोर करने आया था। बीच में बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, एक घायल बांध के भीतर छुपा दुश्मन ही सबसे बेईमान होता है। अध्याय 4 अकबर का न्योता। अकबर ने तुरंत जल शिक्षा केंद्र से एक राजदूत दल तैयार किया और सिंधु के बादशाह को लीगल न्योता भेजा। यह निमंत्रण था आपकी क्षतिग्रस्त शाखाओं का निराकरण और एक जल साझा समझौते पर बात। सिंधु के मंत्री पहले तो खड़े हुए, पर बादशाह ने कहा, हमें अपने व्यापार का दरियादिल मोल पसंद नहीं आता। अकबर ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, जल एक वस्तु नहीं, जीवन का अधिकार है। जो बांटेंगे उसे अन्नधन भी लौटेगा। अध्याय 5 लीगल जाल। दरबार में बीरबल ने एक नकली बांध मॉडल रखा, जिस पर उन्होंने कटे रस्सों की जगह बाजार से लोहे की क्लैंप लगाकर दिखाया। यदि आप कोई अन्याय करेंगे तो परिणामस्वरूप आपका स्वयं का व्यापार ध्वस्त होगा। उसी समय मोती गुप्तचर ने प्रमाण पेश किए। सिंधु राज्य के 4 कूच किए गांववासी, जो अकबर के क्षेत्र में पलायन कर चुके थे, उन सब के बयान। यह सुनकर सिंधु के मंत्री खुद ही झुके और कहा, हमें राजा के दर पर माफी चाहिए और संधि का पालन। अध्याय 6 तलवार भी तैयार। संधि पर हस्ताक्षर से पहले भीषक संभावना बनी रही, क्योंकि कुछ कट्टर जमींदार अब भी सिंधु से सैनिकों में गुपचुप भेज रहे थे। अकबर ने बचाव में अपनी प्राचीर सेना तैयार रखी, पर बीरबल ने बैरहिंसा से पहले जलगुलाम नामक एक छोटी सी गुप्त रेजिमेंट बनाई, जो पानी की रात दिन रक्षा करेगी। बीच में बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब तलवार उठे तो पानी भी बह जाएगा, इसलिए हमें पहले उसे सुरक्षित रखना है। अध्याय 7 कूटनीतिक समाधान। अंततः दोनों ओर से एक दरियादोस्ती संधि बनी, जिसके प्रमुख बिंदु थे। एक शेयर वाटर क्लास, सिंधु के बांधों में भी जल शिक्षक नियुक्त होंगे। 2 कॉमन गवर्नेंस बोर्ड, दोनों राजाओं के प्रतिनिधि मिलकर पानी का रखरखाव करेंगे। 3 ट्रेड कॉरिडोर, इस जलमार्ग से होकर गुजरने वाले व्यापारी शुल्क मुक्त होंगे। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद सिंधु के बादशाह ने अकबर को जलधाम का अलंकरण भेंट किया। अध्याय 8 बहता साम्राज्य। संधि के तुरंत बाद बांधों की मरम्मत शुरू हुई। रोहित मिस्त्री ने बीरबल के साथ उन्हीं जड़ी बूटियों से मिट्टी को फिर से कसकर जोड़ा। गांव और नगर दोनों में पानी की धारा फिर से स्वच्छ बह निकली। अकबर ने देखते हुए कहा, हमने तलवार और कलम दोनों से पानी की रक्षा की और इसी में सच्ची विजय है।
बीच में बीरबल ने मुस्कान में जोड़ा, जहां पानी बहता है वहां जीवन मुस्कुराता है, और जहां जीवन मुस्कुराए वहीं मेरा मकसद पूरा। नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की छठी कड़ी प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बने हुए जल शिक्षा मिशन ने पूरे साम्राज्य में गूंज पैदा की, नए राजनीतिक और सामाजिक द्वंद्व उभरे, और फिर भी अकबर बीरबल ने संयम, न्याय व कूटनीति से सबको एक सूत्र में पिरो दिया। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1, समागम का संदेश। अकबर ने दरबार से आदेश भेजा कि जल शिक्षा मिशन का विस्तार सभी गवर्नरों तक पहुंचे। घोड़ों पर सवार संदेशवाहक दूर दूर तक गए, किसी ने पहाड़ों में कांटा चीरकर, किसी ने रेतीले मरुभूमि में धूल उड़ाकर प्रचार किया। समय समय पर बीरबल स्वयं मेलों में, पंचायतों में और दरबार में जल शिक्षा की बात दोहराता रहा। गांव से शहर तक, कस्बे से तटीय जिलों तक हर जगह लोग पानी का हक और साझा जिम्मेदारी सुनने को बेकरार थे। अध्याय 2, संभ्रांतों की शिकायतें। राज्य के कुछ बड़े जमींदारों ने शिकायत की कि नए नियम हमारे व्यापार और अधिकारों को बाधित करते हैं। बीच में अकबर ने उन सबको दरबार तलब कर लिया। जमींदारों के मुख्यमंत्रियों ने कहा, हमारी भूमि में अपने पुराने रीति रिवाज हैं, इसमें राजा के लोहे के फरमान कहाँ तक माने। उनकी कटुता में समृद्धि का भय झलक रहा था कि अगर पानी सबका हुआ तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अध्याय 3, बीरबल की कूटनीति। बीच में बीरबल ने एक सभा आयोजित की, जहां जमींदारों और गांव सरदारों को आमने सामने बैठाया। यदि आप करोड़ों की सिंचाई को नियंत्रित करेंगे, बीरबल ने कहा, तो एक दिन पानी आपसे बगावत भी कर सकता है। लेकिन अगर आप बने जलमित्र तो वह सदैव आपके खेतों में लौटता रहेगा। बीच बीच में उन्होंने एक छोटे अखाड़े में पानी का चक्र मॉडल दिखाया, जिसमें यदि चक्र में एक भी परस्पर गियर जाम हो तो पूरा यंत्र थम जाता है। जमींदारों को एहसास हुआ कि समुदाय का सहयोग उनके हित में है। अध्याय 4, अकबर का न्यायिक पर्व। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की कि जो जमींदार जलमित्र संघ में शामिल होगा उसे स्वर्ण जलचक्र से सम्मानित किया जाएगा, जो विरोध करेगा उसे सामूहिक न्याय का सामना करना होगा। कुछ कट्टरपंथी सामने आकर बहस करने लगे, पर अकबर ने धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः एक जमींदार ने स्वीकार किया और संघ में प्रवेश किया। अन्य बारी बारी से झुके और परिणामस्वरूप जलमित्र संघ की दीवार और भी पक्की हुई। अध्याय 5, जलमित्र संघ का गठन। जलमित्र संघ में अब साम्राज्य भर के गांव, कस्बे, व्यापारी गुट और जमींदार शामिल थे। बीच में बीरबल ने कहा, अब हमारे पास सिर्फ कुएं नहीं बल्कि एक साझा मंच है, जहां ज्ञान, संसाधन और सुरक्षा सब बांटे जाएंगे। अकबर ने संघ को राजकीय अनुदान भी दिया। एक शिक्षा कोष, जहां हर सदस्य गांव में एक जल शिक्षक तैनात करेगा। 2 रखरखाव द्वार, सामूहिक फंड से नालियों, बांधों और कुओं की मरम्मत होगी। 3 विवाद निवारण, पंचायती न्याय द्वारा छोटी मोटी झड़पें तुरंत सुलझाई जाएंगी। अध्याय 6, जलद त्योहार की प्रस्तुति। संघ की पहली सभा के उपरांत राजधानी में जलद त्योहार मनाया गया। सैनिक संगीतकार मंडली ने जलराग नृत्य प्रस्तुत किया, जहां पानी के छींटों से रंग बिरंगे फूल उगते दिखे। बीच में बीरबल ने अपनी कविता सुनाई। बूंदें जो गिरी एक संग, बनी सृष्टि की अमृतधारा। संगठित हो जब मनुष्य, तो सूखे तन मन को मिले बहारा। अकबर ने स्वर्ण जलचक्र नीचे लटकाकर सभी को दिखाया और हर दर्शक ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसे आशीर्वाद दिया। अध्याय 7, अगली पीढ़ी का संकल्प। त्योहार के दिन गांव-गांव के किशोर युवक और छात्र छात्राएं भीड़ में शामिल थे। बीरबल ने एक युवा को बुलाकर जल प्रतिज्ञा पढ़वाई। हम वचन लेते हैं, पानी को नाभि में संजोकर
उसे दूषित न होने देंगे, बांटकर सबको दे पिलाएंगे। अगले ही क्षण बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी जलघड़ियां लेकर खड़े हो गए, यह संकेत कि वे हर सुबह अपनी जेब में घड़ियां रखकर पानी की जांच करेंगे। अध्याय 8 उद्गम बिंदु की लौट। कहानी की शुरुआत में जहां पहला कुआं था, अब वहां एक विशाल जल शिक्षालय, एक सामुदायिक केंद्र खड़ा था। अकबर और बीरबल वहां पहुंचकर खड़े हुए, जहां बच्चे पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, किसान जैविक उर्वरक बना रहे थे और जमींदार जल शिक्षक को पौधे उपहार स्वरूप दे रहे थे। बीच में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमने एक बूंद से लेकर इस महासंगम तक का सफर तय कर लिया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, और अभी भी ये नदी बहने वाली है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे यह दरिया दोस्ती संधि साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है और फिर एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा उसका असली इम्तिहान लेगी। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे यह बहती नदी साम्राज्य की धड़कन बन जाती है, जब शत्रु मंडल उससे दृष्टि चुराने की फिराक में बैठ जाता है। नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की 5वीं कड़ी प्रस्तुत है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे शिक्षित सशक्त गांव अपनी प्रेरणा से आसपास के क्षेत्रों को जागृत करता है और अकबर बीरबल की दूरदर्शिता फिर से नए संघर्षों और अवसरों के बीच चमकती है। अध्याय 1 प्रेरणा की लहर। कुएं के पास अब बच्चों की पाठशाला, स्वास्थ्य शिविर और तुलसी के पौधे खुद ब खुद खिले दिखते थे। दूर दूर तक गांव की नई चेतना की गूंज फैल चुकी थी। एक दिन बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, हमारी इस यात्रा ने सिर्फ एक गांव को नहीं जगाया, बल्कि आसपास के 3 गांवों में भी स्वच्छ जल और शिक्षा की चर्चा चल रही है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो हमें वहां भी वही बीज बोने होंगे, लेकिन हर जगह की मिट्टी अलग होती है। अध्याय 2 सटे क्षेत्रों की आवाज। अकबर ने तत्काल तीनों सरदारों को दरबार में आमंत्रित किया। उनमें एक सरदार हरिदेव दुबे था, जिसने अपनी उपजाऊ घाटी में खोई हुई नदियों की चिंता जताई। दूसरा सरदार लाल सिंह जहांगीर, जो पहाड़ों में खोए जलाशयों का जिक्र करता। तीसरा सरदार फूलचंद थे, जिनके रेतीले मैदानी हिस्से में जल रिसाव की समस्या थी। हरिदेव दुबे बोला, महामहिम, आपके गांव में जो परिवर्तन हुआ वो हम भी देखना चाहते हैं। बीच बीच में बीरबल ने सुझाव दिया, पहले हमें वहां के लोगों की जुबान और रीति रिवाज समझने होंगे, तभी समाधान स्थानीय बनेगा। अध्याय 3 पथ प्रदर्शन। अकबर बीरबल का दल पहले हरिदेव की घाटी पहुंचा। वहां की मिट्टी सूखी, खेत बेजान। बीरबल ने अपनी नोटबुक से मॉडल क्लेकुएं बनाया और स्थानीय बच्चों को समझाया, यह जो छोटी छोटी दरारें हैं, इन्हें भरने से पानी की बाधाएं टूटेंगी। साथ ही उन्होंने उसी गांव के एक बुजुर्ग माली से मिट्टी के संजीवनी नुस्खे सीखे और पास के तालाबों की साफसफाई में लग गए। अकबर ने उत्साह से कहा, हर गांव के पास उसका विशेष समाधान होता है, हमें बस मिलकर उसे खोजना है। अध्याय 4 संवाद की शक्ति। फूलचंद के रेतीले मैदान में बीरबल ने गांव वालों के साथ खुली सभा रखी। प्रत्येक परिवार से एक प्रतिनिधि ने अपनी दैनिक जरूरतें और समस्याएं बयान की। हमारे कुएं से पानी तो मिलता है, पर वो बहुत धीमा बहता है। रेत बीच में आने से रस्सा अक्सर अटक जाता है। बीच में बीरबल ने छोटी छोटी ड्रेनेज नालियां बनाए और रेतीले हिस्सों में कंक्रीट के छल्ले गड्ढे में डलवाए, ताकि प्रेरित धारा स्वाभाविक हो जाए। अध्याय 5 चुनौतीपूर्ण अवसर। लाल सिंह जहांगीर के पहाड़ी इलाके में गुफा तालाब सूख चुका था। वहां पहुंचकर अकबर ने देखा कि अतीत में यही तालाब किसानों की पूजा का केंद्र हुआ करता था। बीरबल ने पहाड़ी के भीतर तलछट साफ करने की योजना बनाई, पर गुफा तक पहुंचने वाला मार्ग तबाह था। यह एक चुनौती है, अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा,
पर यदि हम इस पथ को पुनर्जीवित कर लें तो सिर्फ पानी नहीं, पुरानी परंपराएं भी लौट आएंगी। अध्याय 6 संयुक्त प्रयास। तीनों गांवों के लोग एक साथ आए। हरिदेव की घाटी के माली, फूलचंद के रेतीले स्थलीय बुजुर्ग और जहांगीर के पहाड़ी नास्तिक सब जुटकर एक सप्ताह तक रास्तों को साफ सुधार रहे। बीच में बीरबल ने कहा, यह शक्ति है साझा निर्णय की। जब हम सब मिलकर काम करें तो पर्वत भी नर्म हो जाते हैं। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि वो पानी के झरनों तक जाने वाले रास्तों में सुरक्षा रागों के साथ दल बसाएं ताकि निकटवर्ती गांवों के मुसाफिर निर्भय चल सकें। अध्याय 7 न्याय का न्यायालय। एक दिन अचानक लाल सिंह के एक छोटे से गांव में पानी को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया, किसे पहले जल लेना चाहिए। अकबर बीरबल ने वहीं खुला न्यायालय लगाया। बीरबल ने दोनों पक्षों की पीड़ा सुनी, फिर एक छोटा सा वाटरशेयर गियर मॉडल दिखाया। जैसे यह चक्र समान घूमता है, वैसे ही जल का वितरण भी सभी को समान मिलता है। दोनों परिवारों ने आपसी समझौता कर लिया और न्यायालय ने गांव भर में पानी भाईचारे का संदेश फैला दिया। अध्याय 8 व्यापक आरंभ। तीनों क्षेत्रों में जल प्रणाली फिर से बहने लगी। हर गांव ने अपनी अपनी मिट्टी के हिसाब से स्थानीय समाधान खोजे और साझा अनुभवों से सीख ली। अकबर ने दरबार बुलाया और घोषणा की, मेरे राज्य में अब जल शिक्षा मिशन प्रारंभ हो रहा है, जहां अनुभवी बीरबल जैसे सलाहकार, सैनिक सुरक्षा और राजा का आशीर्वाद हर गांव तक पहुंचेगा। बीच में बीरबल ने अंत में मुस्कुराकर कहा, जो बीज हमने पहली बार उस कुएं के पास बोया था, आज वह पूरे साम्राज्य में एक लहर बन गया है। इस पांचवीं कड़ी में हमने देखा कि कैसे एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक समुदाय स्वयं और अपने पड़ोसियों के लिए प्रेरणा बनता है, और अकबर बीरबल की युगल दूरदर्शिता। नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की चौथी कड़ी प्रस्तुत है। इसमें गांव के सतत विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता के नए आयाम उभरेंगे। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 शिक्षा की नई लकीर। कुएं का पानी अब खेतों में जीवन भर रहा था, पर बीरबल ने कहा, जल की रक्षा के साथ मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार है शिक्षा। अकबर ने तुरंत निर्देश दिया कि गांव में एक पाठशाला स्थापित की जाए, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि जल संरक्षण, जैविक खेती और स्वच्छता की भी जानकारी दी जाए। गांव की चौकी पर पुराने सामुदायिक भवन को विद्यालय में बदल दिया गया और बीरबल स्वयं पहला पाठ पढ़ाने पहुंचे। अध्याय 2 जिज्ञासु बच्चे। पहले दिन जब बच्चे नीम की छाया तले इकट्ठा हुए तो उनकी आंखों में उत्सुकता और चमक थी। बीच में बीरबल ने एक छोटी मिट्टी की नहोतल मॉडल कुएं की तस्वीर दिखाई और पूछा, बताओ बच्चों, इस मॉडल में पानी कैसे टिकता है। बच्चों ने आपस में चर्चाएं की। कुछ ने कहा, रस्सा मोटा होना चाहिए, कुछ बोले भाटा का पहिया सुचारू चलना चाहिए। बीरबल ने हंसकर समझाया कि असली जवाब है प्रबंधन और देख रेख। अध्याय 3 परंपरा विरोधी बहस। कुछ बुजुर्ग दिग्भ्रमित थे। उन्होंने कहा, क्यों हमारी पीढ़ी की मान्यताओं को बदलना है। ज्ञान तो घर पे माँ बाप सिखाते थे। अकबर ने दरबार बुलाया और पूछा, क्या जो ज्ञान हम पीढ़ी दर पीढ़ी देते आए वही आने वाली पीढ़ी को मंजूर होगा। बीच में बीरबल ने उदाहरण दिया, जैसे पानी की धाराएं भी समय के साथ मार्ग बदलती हैं, वैसा ही मानव समाज भी सीखने से बदलता है। बुजुर्गों ने उसका तर्क स्वीकार किया और शिक्षण कार्यक्रम में सहयोग देने का वचन दिया। अध्याय 4 बीरबल की चुनौती। बीच में बीरबल ने सबको चुनौती दी, एक सप्ताह में प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य पढ़ने लिखने आएगा। जो न आए उसे गांव की पंचायत में अपना बहाना रखना होगा। हंसी ठिठोली के बीच सभी ने उत्साह से नाम लिखवाए।
कुछ बड़े तो पहले दिन ही किताब लेकर आते दिखे, उनकी आंखों में नया जोश था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जब राजा भी सीखने बैठ जाए तो विषय की महत्ता स्वतः समझ में आती है। अध्याय 5 स्वास्थ्य शिविर। शिक्षा के साथ बीरबल ने स्वास्थ्य की बात उठाई। स्वच्छता ही सेहत का आधार है। अकबर ने नजदीकी नगर से वैद्य और बैद्यनाथ को बुलाया और 1 सप्ताह का मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किया। महिलाओं की माइक्रो न्यूट्रिशन क्लास, बच्चों की टीकाकरण केंद्र, किसानों के लिए जड़ी बूटियां, सब कुछ एक ही छत के नीचे था। अध्याय 6 मेले में ज्ञान वितरण। जब गांव में तय समय पर मेला लगा, बीरबल ने ज्ञान बूथ लगाया, जहां पर्यावरण, कृषि विज्ञान और नालियों की सफाई पर छोटे छोटे पोस्टर और प्रायोगिक मॉडल रखे थे। अकबर भी बीच बीच में वहां पहुंचकर ग्रामीणों से प्रश्न पूछते, नाला साफ क्यों जरूरी है? और सही उत्तर देने वालों को मिट्टी के पात्र पुरस्कार में देते। इससे आम जनता में जागरूकता बढ़ी और कार्यक्रम को व्यापक सहमति मिली। अध्याय 7 उद्घाटन उत्सव। 1 माह के प्रयास के बाद पाठशाला और स्वास्थ्य शिविर का समापन समारोह रखा गया। अकबर ने बच्चे बुजुर्ग सबके सामने फ्लैग फहराया और बीरबल ने ज्ञान और सेवा की प्रेरणादायक कविता सुनाई। पूरा गांव नृत्य गीत और भजन कीर्तन में मग्न था, हर चेहरा मुस्कान की आभा लिए। अध्याय 8 सतत विकास का बीज। अगली सुबह जब बीरबल कुएं के पास पहुंचे तो किशोर छात्राएं हाथ में तुलसी के पौधे लेकर आईं। उन्होंने कहा, हमने स्कूल में सीखा कि पर्यावरण संरक्षण भी ज्ञान का पक्ष है। अकबर ने पौधे लगाते हुए कहा, आप सबने जल संरक्षण के साथ ही पौधारोपण का बीज भी बोया है, यही सतत विकास है। और इस तरह कुएं की गहराई में लटके भाटे से मिली आत्मनिरीक्षण यात्रा ने गांव को न केवल पानी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक शक्ति से समृद्ध किया। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे यह शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त समाज आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेरणा। नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की तीसरी कड़ी प्रस्तुत है। इसमें गांव के विकास के साथ नए संकट, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायशील निर्णय फिर से उजागर होगा। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 नवजीवन की गूंज। कुएं से बहता साफ पानी गांव के खेतों में फिर हलचल ले आया। धान, गेहूं और सब्जियों के खेत एक सजीव रंग में खिल उठे। हर सुबह बच्चों की हंसी और बड़ों की राहत की साझा भावना गांव को नई ऊर्जा दे रही थी। अकबर ने दौरे के लिए शाही दल भेजा, लेकिन उनके हृदय का असली दौरा तो बीरबल संग पथ पर ही हुआ, जहां वे गांव के लोगों से सीधे मिले। देखो, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हर बूंद ने यहां नया जीवन बोया है और हर हाथ ने उसे सींचा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, न्याय और सेवा, यही मेरे राज्य की असली धरोहर है। अध्याय 2 व्यापार का उत्सव। अचानक गांव में मेले का आयोजन हुआ, जहां जलजनित सब्जियां, तेल, मसाले और मिट्टी के बर्तन बेचे जाने लगे। दूर दूर से व्यापारी आए और गांव के उत्पादों की तारीफ की। पर तभी गांव का प्रमुख व्यापारी राउत भीमा सिंह अकबर के दरबार पहुंचा। चेहरे पर चिंता और आंखों में बेचैनी थी। महाराज, उसने अपनी टोपी हाथों में दबाई, मेले में मेरी वस्तुओं की कीमतें गिर गईं। सौदे झूठे बिक रहे हैं। अकबर ने ध्यानपूर्वक सुना। बीरबल ने फुसफुसाया, सही दाम वही तय करता है जहां मांग और आपूर्ति मिलकर समानता बनाते हैं। अध्याय 3 असली पड़ताल। अगले दिन अकबर ने स्वयं मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ दर्जन व्यापारी सस्ते दाम पर जहरीले रसायनों से साफ किए सब्जियां बेच रहे थे। खेतों की उर्वरा शक्ति बचाने वाला पानी अब उनकी कमाई का मिटामा बनने लगा था। बीच में बीरबल ने भीमा सिंह को बुलाया, क्या तुमने इन सब्जियों के स्रोत की जांच की?
भीमा सिंह शर्मसार हुआ। नहीं बीरबल जी, मैंने तो केवल मुनाफा सोचा। तभी बीरबल ने एक पत्र पड़ोसी जिले के जल विज्ञानी से दिखाया, जिसमें स्पष्ट चेतावनी थी, रसायन युक्त सिंचाई से पानी जहरीला होगा। अध्याय 4 अंतर्निहित खतरा। अकबर का चेहरा काला हो आया। क्या हमारी मेहनत इस तरह बर्बाद हो सकती है? बीच में बीरबल ने कहा, महाराज, पानी का संरक्षण ही नहीं, उसकी शुद्धता भी हमारी जिम्मेदारी है। बिना उसे संरक्षित किए विकास विकराल महामारी ला सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मेले में सस्ते व्यापारी रुकें और ग्राम सभा बुलाई जाए। गांव के बुजुर्ग, गृहिणियां, किसान सब इकट्ठा हुए। बीच में बीरबल ने समझाया, यह पानी हमारी आत्मा की तरह है, उसे अगर विषम पदार्थों से संक्रमित करेंगे तो जीवन की हर धारा जहरीली होगी। अध्याय 5 बीरबल का इशारा। ग्राम सभा में बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि जल प्रदूषण रोकने के लिए 3 उपाय अपनाए जाएं। 1. निषिद्ध रसायन सूची, कोई भी विदेशी रसायन गांव में उपयोग न हो। 2. पंचायती जल रक्षक, 5 दर्जन गांववासी मिलकर कुएं और तालाबों की साफ सफाई करेंगे। 3. प्रशिक्षण शिविर, कृषि विज्ञानी बुलाकर जैविक खेती की तकनीक सिखाएंगे। अकबर ने एक एक प्रस्ताव को कानूनी रूप दिया और पंचायती जल रक्षक मंडल का गठन किया। अध्याय 6 प्रस्तावित समाधान। 3 दिनों में ही गांव वालों ने मिलकर जहरीले जार व बोतलें इकट्ठी कर जला दी। पुराने कीटनाशकों के डिब्बे सामूहिक गड्ढों में दफन किए। कृषि विज्ञानी आए और मिट्टी का परीक्षण किया, वह अब पूरी तरह संतुलित निकली। बीच में बीरबल ने गर्व से कहा, बिना किसी बड़ी मशीन या पैसे के केवल सामाजिक संकल्प ने पानी को बचाया। अकबर ने सबकी सराहना की और घोषणा की कि इस अनुभव को पूरे साम्राज्य में फैलाया जाएगा। अध्याय 7 तुला और चुनौती। पर तभी तौलियों की एक नई समस्या सामने आई। किसान जो जैविक खाद का उत्पादन कर रहे थे, उनकी उपज दूसरे गांवों में बिक नहीं रही थी। लोग सस्ते रासायनिक खाद की सब्जियां ही खरीदना चाहते थे। अकबर ने दरबार बुलाया और कहा, हमें जैविक खेती का समर्थन करने हेतु मान्यता और पुरस्कार की व्यवस्था करनी होगी। बीरबल ने तत्काल सब्जी तुला का सुझाव दिया, जहां जैविक व रासायनिक उत्पादों की तौल और स्वाद की सार्वजनिक प्रतियोगिता हो। जो शुद्ध होगा उसे स्वर्ण तुला मिलेगा, बीरबल ने बताया। अध्याय 8 नई सुबह का वादा। मेले में आयोजित स्वर्ण तुला प्रतियोगिता ने सबको चौंका दिया, जहां जैविक टमाटर, कपोती और सिंघाड़े की सब्जियां रासायनिक से बढ़कर स्वाद और ताजगी में साबित हुईं। पुरस्कार वितरण के वक्त अकबर ने घोषणा की कि इसने किसानों के आत्मविश्वास को नया आयाम दिया है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम पानी का मान रखते हैं तो जमीन भी हमें सम्मान देती है। गांव में फिर से हर सुबह आने लगी, जहां कुएं की गहराई से न सिर्फ पानी बल्कि सामूहिक प्रयास की रवानी और नैतिकता का उजाला भी उठता था। इस तीसरी कड़ी में हमने देखा कि विकास के साथ सतत निगरानी और संवेदनशीलता कितनी जरूरी है। आशा है यह भाग आपको प्रेरणा और सौहार्द प्रदान करेगा। अकबर के दरबार में हुई अनोखी घटना, अगला भाग, भाग 5। भाग 19 तीरंदाज की परीक्षा। वीणा के स्वर्णिम पत्थर के उद्घाटन के अगले दिन अकबर ने दरबार में एक तीरंदाज को आमंत्रित किया। वह कुशल निशानेबाज था, लेकिन उसका असली उद्देश्य दृष्टि की परीक्षा लेना था। तीरंदाज ने कहा, महाराज, मेरी आंखें लक्ष्य पर अडिग होती हैं, पर असली लक्ष्य तो भीतर होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, वह लक्ष्य क्या है जो हम देख नहीं सकते? बीरबल मुस्कराया, वह हमारा इरादा और इरादों की शुद्धता है, जिसे केवल न होकर महसूस किया जा सकता है। तीरंदाज ने तीर तैयार किया, दृष्टि केंद्रित की, फिर बिना लक्ष्य देखे ही तीर छोड़ दिया।
वह सीधा एक क्रिस्टल की मोती पर लगा, जिसमें स्वर्णिम पत्थर की छवि प्रतिबिंबित थी। भाग 20 मोती की गूंज। मोती में जड़ी स्वर्णिम पट्टिका पर नई लकीर उभर आई, सत्य की तीव्रता। बीरबल ने व्याख्या की, जब दृष्टि इरादे से मिलती है तो तीर न सिर्फ लक्ष्य से बल्कि उसके परे की संभावनाओं को भी छू जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि इस मोती को वीणा के पास रखा जाए ताकि उसकी गूंज प्रत्येक शासकीय निर्णय में भी सुनाई दे। भाग 21 न्याय की झलक। कुछ दिनों बाद एक गरीब स्त्री न्याय की गुहार लेकर आई। उसने कहा, महाराज, मेरा दुख गहरा है, पर मेरा विश्वास आपके न्याय पर और गहरा। अकबर ने सोचा कि न्याय भी विषम परिवर्तन का रूप है, जिसमें सहानुभूति और दृढ़ता का संतुलन चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया, वीणा की ध्वनि और मोती की गूंज से न्यायालय सजाए, जहां हर पक्ष की पीड़ा और हक की धुन सुनाई दे। न्यायालय के द्वार पर वीणा के तार और मोती दोनों रखे गए। जब कोई न्याय के लिए आया तो वीणा की मुरलियों सी गूंज और मोती की प्रकाश लहर ने दरबारियों को परिस्थितियों की गहराई दिखा दी। भाग 22 साम्राज्य का स्वरूप। अकबर ने अब महसूस किया कि समय की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत बोध नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य की आत्मा को संजीवनी दे रही थी। उसने घोषणा की, हमारे दरबार में अब 4 स्तंभ खड़े हैं, क्षण की कोमलता, परिवर्तन का सामंजस्य, चयन की स्वतंत्रता और न्याय की गूंज। बीरबल ने सिर हिलाया। इन स्तंभों पर खड़ा रहे तो सल्तनत न केवल यशस्वी होगी बल्कि मानवता का आदर्श बनेगी। और इस प्रकार बीरबल अकबर की यह अद्भुत यात्रा आज भी हर हृदय में गूंजती है कि असली सत्ता वह नहीं जो सब कुछ नियंत्रित करे, बल्कि वह जो सबके भीतर का संगीत सुन सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इस यात्रा को किसी अन्य पात्र जैसे एक युवा राजकुमार या कवि की दृष्टि से आगे बढ़ाऊं? अकबर के दरबार में हुई अनोखी घटना, अगला भाग, भाग 5। भाग 19 तीरंदाज की परीक्षा। वीणा के स्वर्णिम पत्थर के उद्घाटन के अगले दिन अकबर ने दरबार में एक तीरंदाज को आमंत्रित किया। वह कुशल निशानेबाज था, लेकिन उसका असली उद्देश्य दृष्टि की परीक्षा लेना था। तीरंदाज ने कहा, महाराज, मेरी आंखें लक्ष्य पर अडिग होती हैं, पर असली लक्ष्य तो भीतर होता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, वह लक्ष्य क्या है जो हम देख नहीं सकते? बीरबल मुस्कराया, वह हमारा इरादा और इरादों की शुद्धता है, जिसे केवल न होकर महसूस किया जा सकता है। तीरंदाज ने तीर तैयार किया, दृष्टि केंद्रित की, फिर बिना लक्ष्य देखे ही तीर छोड़ दिया। वह सीधा एक क्रिस्टल की मोती पर लगा, जिसमें स्वर्णिम पत्थर की छवि प्रतिबिंबित थी। भाग 20 मोती की गूंज। मोती में जड़ी स्वर्णिम पट्टिका पर नई लकीर उभर आई, सत्य की तीव्रता। बीरबल ने व्याख्या की, जब दृष्टि इरादे से मिलती है तो तीर न सिर्फ लक्ष्य से बल्कि उसके परे की संभावनाओं को भी छू जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि इस मोती को वीणा के पास रखा जाए ताकि उसकी गूंज प्रत्येक शासकीय निर्णय में भी सुनाई दे। भाग 21 न्याय की झलक। कुछ दिनों बाद एक गरीब स्त्री न्याय की गुहार लेकर आई। उसने कहा, महाराज, मेरा दुख गहरा है, पर मेरा विश्वास आपके न्याय पर और गहरा। अकबर ने सोचा कि न्याय भी विषम परिवर्तन का रूप है, जिसमें सहानुभूति और दृढ़ता का संतुलन चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया, वीणा की ध्वनि और मोती की गूंज से न्यायालय सजाए, जहां हर पक्ष की पीड़ा और हक की धुन सुनाई दे। न्यायालय के द्वार पर वीणा के तार और मोती दोनों रखे गए। जब कोई न्याय के लिए आया तो वीणा की मुरलियों सी गूंज और मोती की प्रकाश लहर ने दरबारियों को परिस्थितियों की गहराई दिखा दी। भाग 22 साम्राज्य का स्वरूप।
अकबर ने अब महसूस किया कि समय की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत बोध नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य की आत्मा को संजीवनी दे रही थी। उसने घोषणा की, हमारे दरबार में अब 4 स्तंभ खड़े हैं, क्षण की कोमलता, परिवर्तन का सामंजस्य, चयन की स्वतंत्रता और न्याय की गूंज। बीरबल ने सिर हिलाया। इन स्तंभों पर खड़ा रहे तो सल्तनत न केवल यशस्वी होगी बल्कि मानवता का आदर्श बनेगी। और इस प्रकार बीरबल अकबर की यह अद्भुत यात्रा आज भी हर हृदय में गूंजती है कि असली सत्ता वह नहीं जो सब कुछ नियंत्रित करे, बल्कि वह जो सबके भीतर का संगीत सुन सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इस यात्रा को किसी अन्य पात्र जैसे एक युवा राजकुमार या कवि की दृष्टि से आगे बढ़ाऊं? नीचे अकबर और बीरबल कुएं में लटके भाटे की दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। इसमें गांव की नई चुनौतियां, बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दूरदर्शिता फिर से उजागर होगी। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1, स्वर्णिम सुबह। गांव की मरम्मत के बाद कुछ दिन हर तरफ हर्ष व्याप्त रहा। उस कुएं से उठती हर बूंद में अब गीत की अरुणिमा झलक रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव के बच्चे संगठित होकर कुएं की परिधि पर इकट्ठा हुए, जहां अकबर और बीरबल ने पिछले सप्ताह गांव वालों से मिलकर काम का विभाजन तय किया था। अकबर ने अपने हाथ फैलाकर देखा, देखो बीरबल, यहाँ का हर चेहरा अब आशा से जगमगा रहा है। बीरबल ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये स्वर्णिम दिन हमें याद दिलाता है कि जहां जीवन में हिस्सेदारी और समझदारी हो, वहां हर संकट भी अवसर बन जाता है। पर शांति की इस तस्वीर के बीच गांव के बाहर किनारे पर खड़ी एक सूखी नदी ने आने वाले आंधी तूफान की आहट दे दी थी। अध्याय 2, नए संकट की आहट। कुएं से कुछ दूरी पर बहने वाली नदी की धारा सूख चुकी थी। खेतों के बीच बीच छोटे छोटे दरारें फसल के पत्तों पर झुर्रियां दिखा रही थीं। गांव का मिस्त्री रोहित, जो पिछले कड़ी में रस्सा जोड़ने आया था, चिंतित मुद्रा में अकबर के पास पहुंचा। महाराज, उसने धीरे कहा, बारिश नहीं हुई तो अगले महीने में पानी की कमी हो जाएगी। कुआं ही हमारी आखिरी आस है। अकबर की भौहें अत्यंत चिंता में सिकुड़ गईं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्या हम पानी के स्रोतों को बहाल करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं? गांव वालों में बेचैनी फैल गई, क्योंकि जो कुआं एक बार जीवनदाता बना, अब वह अकेला ठिकाना असमर्थ दिख रहा था। अध्याय 3, बेमौसम सूखा। अगले 4-5 दिन तक न तो मेघ ने रुख किया, न हवा में नमी दिखी। अकबर ने महल में जल विशेषज्ञ बुलाया तो उसने बताया कि उपजाऊ क्षेत्र दूर नदी स्रोतों से जुड़ा हुआ था, पर मरुस्थलीकरण दूर तक फैल रहा है। बीच में गांव का युवा जमींदार अब्बास बोला, हमें कल परसों तक एक ठोस योजना चाहिए, वरना खेत बर्बाद हो जाएंगे। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे पहाड़ी की ओर जाकर पुराने भूमिगत पेयजल स्रोतों का सर्वेक्षण करें। अकबर ने तुरंत अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बीरबल, मिस्त्री रोहित व अब्बास को साथ लेकर भेजा, सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी सुरक्षा हेतु। अध्याय 4, बीरबल का मानचित्र। पहाड़ के तल में बीरबल ने मिट्टी की परतों और जड़ों के निशानों से पानी के झरनों का पता लगाया। उन्होंने एक हाथी का दांत, एक मोची की नुकीली चप्पल और एक गांव की बूढ़ी महिला के अनुभव को मिलाकर एक सरल मानचित्र तैयार किया। यहाँ बीरबल ने मानसिक रूप से रेखांकित बिंदु दिखाते हुए कहा, रात में हवा का मोड़ पानी को खींचता है और ये 2 घाटियां मिलकर एक दुर्लभ झरना बनाते थे। रोहित ने मिट्टी खोदकर नमूने लिए और बोला, अगर हम इस गुफा तक जल मार्ग बना दें तो पानी फिर वापस गांव आकर भाटा के पेच खोलेगा। अकबर ने दूर से मानचित्र देखकर मुस्कुराया, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ फिर कमाल कर गई। अध्याय 5, जंगल से लौटता संदेश। जंगल की ओर जाते समय बीरबल ने पेड़ों की ऊंचाई,
पक्षियों की आवाजें और मिट्टी के रंग पर बारीकी से ध्यान दिया। तभी एक बुजुर्ग तपस्वी उनसे मिला, जिसने पहाड़ी कुंड का जिक्र किया। वहीं पर एक प्राचीन जलाशय छिपा हुआ था, जिसकी पूजा भी गांव में होती थी। वहां का पवित्र जल, तपस्वी ने कहा, भीतर की गुफा में बहता है, पर आज सूखा पड़ा है। 20 कार्मिक स्वर था, जैसे बीते युगों का वार्तालाप। बीरबल ने अकबर को इसका हवाला दिया, महाराज, यह जलाशय न सिर्फ पानी देगा, बल्कि हमारी संस्कृति को भी पुनर्जीवित करेगा। अकबर ने तुरंत गांव में संदेश भेजा कि अगली सुबह वो सभी मिलकर इस तरफ बढ़े। अध्याय 6, गांव की साझा शक्ति। अगली सुबह गांव के नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सब एकत्रित हुए। हाथ में फावड़े, कुल्हाड़ी और ढोलक लेकर वे उस पहाड़ी की ओर बढ़े जहां तपस्वी ने मार्ग दिखाया था। बीच मार्ग में बीरबल ने कहा, हमारी असली ताकत सिर्फ राजा के आदेश में नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करने की आदत में निहित है। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह परियोजना सभी की है, हर किसी के अनुभव और श्रम से यह सफल होगी। गांव की धुनाई धुलाई, गीत नृत्य और सामूहिक उत्साह ने मोर्चा ऐसा गर्म किया, मानो स्वयं प्रकृति भी सहयोग को बढ़ावा दे रही हो। अध्याय 7, अकबर का परीक्षण। जब खोदी गई सुरंग लगभग तैयार हुई, अचानक भारी बारिश आ गई, लेकिन इतनी जोरदार कि पहाड़ी से मलबा टूटकर सुरंग का मार्ग बंद कर दिया। गांव वाले स्तब्ध रह गए, अकबर का चेहरा भी चिंतित था। बीच में बीरबल ने धैर्यपूर्वक कहा, यह परीक्षण है हमारे इरादों की मजबूती का। अकबर ने निदान सुझाया, हमें सुरंग को छोटे छोटे खंडों में बांटना होगा, एक एक बाईपास बनाएंगे ताकि फिर से पानी प्रवाहित हो सके। गांव वालों ने रात दिन मेहनत की, कुछ ने मिट्टी हटाई, कुछ ने लकड़ी की शटरिंग लगाई, और अकबर स्वयं रस्सी पकड़कर हर खंड की मरम्मत में जुट गए। अध्याय 8, पुनरुद्धार का संकल्प। 3 दिनों के अथक प्रयासों के बाद पहली बार पहाड़ी के भीतर से पानी की मंद कलकल सुनाई दी। जब सुरंग के दूसरे सिरे से धारा उभर कर आई, तो सभी ने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की। अकबर ने आंखों में जल लिए कहा, यह हमारी साझा मेहनत और विश्वास का फल है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराकर जोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कड़ी में एक धागी ने पहिए को चालू किया था, आज इस सुरंग ने कुएं को फिर से जीवन दिया। गांव में अब फिर से हर सुबह स्वर्णिम होती, हर जलकण में नए अवसर अंकुरित होते, और अकबर बीरबल की जोड़ी फिर एक बार सत्य और सेवा का आलोक जगमगा गई। आशा है यह अगला भाग आपके हृदय को सुकून और प्रेरणा देगा। अकबर के दरबार में हुई अनोखी घटना, अगला भाग, भाग 4। भाग 15, वीणा का रहस्योद्घाटन। राजकोषागार के पवित्र कक्ष में संजीवनी वीणा को स्थापित कर दिया गया। सभी विद्वान, संगीतज्ञ और दरबारी जिज्ञासा से उस वीणा के सौंदर्य और रहस्य को देखते। बीरबल ने घोषणा की, यह वीणा केवल शास्त्रीय रागों को नहीं, बल्कि समय की धारा में लुढ़कती हर लयताल को आत्मसात कर सकती है। इसका तार क्षण की कोमलता से जुड़ा है। रात होते ही अकबर स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने धीरे से वीणा के पास हाथ रखा, तभी तारों से शहनाई जैसी मधुर ध्वनि निकल पड़ी। यह ध्वनि हमारी सल्तनत के जनों के हृदय की धड़कन है, बीरबल ने कहा, जो हर गति में जीवन का सार प्रकाशित करती है। भाग 16, समयलोक की झलक। वीणा की ध्वनि गूंजते ही